औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आबिद सुहेल भुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। डेटाबेस सिस्टम्स लेक्चर नंबर 17। टुडे वी विल डिस्कस द इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स as a modeling tool, schema modeling tools. As far as if I recall from the previous lecture number 16, in lecture 16 we discussed the database schema designing, in which we discussed the entities classification. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटिटीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू ट्रांजैक्शनल एंटिटीज़, कंपोनेंट एंटिटीज़ एंड क्लासीफाइंग एंटिटीज़। और एक और तरीके से हमने ये चीज़ देखी थी कि जो कोऑर्डिनैलिटीज़ होती हैं, जो रिलेशनशिप की एसोसिएशन है, एंटिटी का दूसरे एंटिटी से जो रिलेशनशिप है उसकी जो कोऑर्डिनैलिटी है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और फिर हमने वहाँ से कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की थी कि जो ईआर डायग्राम है इसके अंदर आपको किस टाइप के रिलेशनशिप रखने चाहिए। सो एक हमने फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन की थी, उसके बाद हमने एक ईआरडी बनाई थी और एक मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट थी कि आपने सीयू ऑनलाइन की जो है वो आपने ईआरडी बनानी है। इस बारे में मैं पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उस वक्त डिस्कस नहीं कर सका था, तो इसलिए मैंने अगले लेक्चर में उसको हिस्सा बनाया है। अच्छा, जब मैं टीचर अपना सीयू ऑनलाइन का पोर्टल ओपन करता हूँ तो मेरे पास इस किस्म की स्क्रीन आती है। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने ये नज़र आ रही है, ये सारी की सारी स्क्रीन, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर यूज़र जो है वो सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने डेटाबेस को इससे कनेक्ट किया हुआ होता है। हम जिस भी बटन को यहाँ पर क्लिक करते हैं उस बटन के पीछे क्यूरी जनरेट होती है। ये वेब बेस्ड है तो वो क्यूरी थ्रू वेब सर्वर होती हुई पीछे डेटाबेस, इसमें SQL सर्वर है या MySQL है, जो भी डेटाबेस यूज होता है उससे जाके वो इंटरेक्ट करती है। अब वहाँ से जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो डाटा उठा के ले आती है। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसलिए एक असाइनमेंट दी थी, मैंने कहा था भाई सीयू ऑनलाइन के लिए आप जो है वो डेटाबेस बनाएं। अब अक्सर जो बच्चे हैं जब वो अपना सीयू ऑनलाइन ओपन करेंगे तो उसको देखते हुए कि जी ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं तो इन ऑप्शंस की एंटिटीज़ बना लेंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको ये चीज़ समझनी है कि डेटाबेस की जो मॉडलिंग है, डिज़ाइनिंग जो है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये बेसिकली होती किस लिए है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बड़े क्लियरली ये चीज़ समझाई थी कि जो ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है तो आप उनको सेव करते हैं। ये जो आपके सामने फ्रंट एंड नजर आ रहा है ना, इस पे अगर आप देखें, मतलब मैं होम को जब क्लिक करता हूं तो होम के मेरे पास जितने भी रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं ये कोर्सेज आ जाते हैं और ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है जिसमें अटेंडेंस का ऑप्शन है। ये देखिए अटेंडेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, माई डॉक्यूमेंट्स, ग्रुप्स, रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशन, असाइनमेंट। अब ये जो सारे ऑप्शन है ना, ये बेसिकली रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं या इसमें कुछ इंजर्शन भी होती है। सो क्यूरीज जनरेट करने के लिए हमने ये बटन रखे हुए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक पे जिस पे बात कर रहा था, वो इसको देखते हुए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, डेटाबेस जो होता है, बैकएंड जो होता है, वो उसके प्रोसेस को देख के बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, बच्चे यहाँ से देखेंगे तो इस फ्रंट एंड को देखते हुए कोर्स लिस्ट के नाम से एक एंटिटी बना देंगे, कोर्स पोर्टल के नाम से एक एंटिटी बना लेंगे, रिपोर्ट्स के नाम से एक एंटिटी बना लेंगे, माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से एंटिटी बना लेंगे। भाई ये एंटिटीज़ नहीं है। मे बी जो आपकी कोर्स लिस्ट है ये एक ऐसी एंटिटी या 2-3 एंटिटी से निकल के आ रहा हो। यहाँ पर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इस स्क्रीन पे, ये बेसिकली डिफरेंट जो है वो टेबल से जनरेट होके आ रही है। अच्छा, अब जो जिस पॉइंट पे आपने कंसंट्रेट करना है वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों ने जब भी डेटाबेस को डिज़ाइन करना है ना, तो उसके लिए आपने उसकी फ्रंट एंड के बारे में नहीं सोचना। ये एक्सटर्नल स्कीमा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, जिस तरीके से पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसको आपने मद्देनज़र नहीं रखना। ये इसलिए मैं आपकी एक रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहा था। अब मुझे जिन बच्चों ने अपनी असाइनमेंट्स भेजी हैं उनकी असाइनमेंट्स में मेजर मिस्टेक यही थी, वो सीयू ऑनलाइन का जो अपना पोर्टल था वो देख के करते थे। भाई सीयू ऑनलाइन का पोर्टल जो है उसके पीछे जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को आपने ऑटोमेट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी असाइनमेंट भेजी उनकी असाइनमेंट्स में मेजर जो मिस्टेक थी वो यही थी। अब आपने इसको करेक्ट कैसे करना है, लेट्स सी। मैं एक चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ, अटेंडेंस।
अच्छा, अब अटेंडेंस किस चीज़ की होनी है? ये मेरे पास एक डेटा वेयर हाउस का कोर्स रजिस्टर है, बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। टोटल स्टूडेंट्स इसमें 41 हैं। तो इन स्टूडेंट्स की जब मैं अटेंडेंस क्लिक करूंगा तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे। इन क्लास के लिए मैं इनके अटेंडेंस लगाऊंगा। अच्छा, अब इससे पहले क्या होगा भाई? अटेंडेंस पे डायरेक्टली आप नहीं चले जाएंगे। अटेंडेंस से पहले कोर्स होंगे, कोर्सेज की सेमेस्टर वाइज ऑफरिंग होगी। सेमेस्टर वाइज ऑफरिंग में टीचर्स डिफरेंट होंगे जो उस कोर्स को पढ़ाएंगे। जिस तरीके से हमने पीछे एक ERD बनाई थी, अगर आपको याद हो, हमने एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ERD बनाई थी, तो उसके अगेंस्ट फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे, वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे और उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट उसकी क्लासेज होंगी। अब ये एक सीरीज होगी, जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने हायरार्की बताई थी। अब जब भी कोई काम होता है उस हायरार्की के थ्रू होता है। अब अटेंडेंस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को पहले पूरे का पूरा जो है उसका हायरार्की है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो आई होप कि जी आप लोग इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे, और जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करें तो मुझे या तो आप जो है मेरे ईमेल एड्रेस पे भेज दें, कि जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। आप अपने टीचर को भेजें और आपके टीचर उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। चलें, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो है हमारा इन्हेंस्ड ERD। इन्हेंस्ड ERD, EER के नाम से हम इसको कहते हैं, इन्हेंस्ड ER डायग्राम। इन्हेंस्ड ER डायग्राम है क्या? ये भी वैसे ही है जैसे ERD है, उसी तरीके से आपके पास एक डेटा मॉडलिंग के लिए टेक्निक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं, जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं, सुपर क्लास। सो वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप जब ERD के अंदर इन्फोर्स कर देंगे तो आपकी इनहेंस्ड ERD बन जाएगी। अब इसका फायदा क्या है? इनहेंस्ड ERD शोज द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन ए डेटाबेस, कि आपके पास जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये उसको सिंप्लीफाइड करता है। Overall, an ERD diagram built of an ER diagram by including the element that allows for the aggregation, generalization and the specialization. So, बात वही रिपीट हो रही है। ये क्या है ये हम आज के लेक्चर में देखते हैं। Enhanced ER diagram on the other hand are perfect for taking more details look into your information. So हम ये कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे कि चीजें हमारी एंटिटीज हमारी चेंज हो रही हैं। ये जो हम Enhanced ERD बना रहे हैं सिर्फ हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, किस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी? डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को, अगेन मैं बता दूं, डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए या उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम Enhanced ERD बनाते हैं। When your database contains a larger amount of data, it is best to turn an enhanced model to more deeply understand your model. सिर्फ मॉडल की अंडरस्टैंडिंग को हम इंक्रीज करने के लिए Enhanced ERD बनाते हैं। अब आप एक बात अपने माइंड में बैठा लें, जो ERD की इन्हेंस्ड फॉर्म है वो Enhanced ERD है, मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म है। और Enhanced ERD के अंदर आप कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेसिस पे डिप्लॉय करें, नहीं। आप उस चीज़ को जहां पर डिप्लॉय करें वो आपको वही रिलेशनल डेटाबेस है, सिर्फ आपने उसके अंदर कुछ इनहेरिटेंस और जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स वो इंसर्ट कर दिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने बात की थी कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें होती हैं वो हायरार्की में होती हैं। अब ये जो हायरार्कीज है ना, ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है। सुपर क्लास, सब क्लास, इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उन्हीं हायरार्की से इमर्ज होते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन, मॉडलिंग में एब्स्ट्रैक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? टू मेक समथिंग कंसाइज एंड प्रिसाइज। बजाय इसके कि हम उसको फर्दर डिटेल की तरफ ले जाएं, वी फोकस्ड ऑन दी शॉर्ट वर्जन ऑफ दैट थिंग, और वो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यूज ऑफ सम मॉडलिंग डिसिप्लिन, डेटा मॉडल्स, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, लैंग्वेज डायग्राम टूल्स, ठीक है, आपके पास कोई लैंग्वेज होती है, कोई डायग्राम होती है, टूल होती है। एनालिसिस ऑफ बिजनेस रूल्स, सेमेंटिक्स, constraints, these are typically beyond the capability of data models। ठीक है, तो ये हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म्स कौन सी हैं? ये 4 फॉर्म्स में हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। 2 फॉर्म्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और 2 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो आपका Enhanced ERD का टॉपिक है। पहली है क्लासिफिकेशन, दूसरी है एग्रीगेशन, तीसरी है जनरलाइजेशन और चौथी है स्पेशलाइजेशन। आज हम इस पे बात करेंगे आज के लेक्चर में, स्पेशली क्लासिफिकेशन और एग्रीगेशन पे। थोड़ा सा हम दूसरों को भी एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कि आपने जब किसी एक इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो पहली जो टाइप है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है ए इज ए मेंबर ऑफ बी। ए एक क्लास है
और आपको क्लास का कॉन्सेप्ट है कि क्लास क्या होती है, जो कि किसी न किसी रियल ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लास क्या होती है? रियल ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है और उसको फर्दर इंस्टांशिएट करता है, उसको ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करता है। तो मॉडलिंग में हम ये कहते हैं कि जी ए इज अ मेंबर ऑफ क्लास बी। ए भी एक क्लास है, बी भी एक क्लास है, लेकिन ए क्लास जो है वो मेंबर है बी क्लास का। एग्रीगेशन बी सी डी, ये 3 क्लासेस हैं। ओरिजिनली 4 क्लासेस हैं, ए बी सी डी, ये 4 क्लासेस हैं। हम कहते हैं जो 3 क्लासेस हैं बी सी और डी आर एग्रीगेटेड इनटू ए। मतलब क्या है कि बी सी डी मिलके ए बन जाती हैं, या ए इज मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ बी सी डी। ये एग्रीगेशन है कि 3 क्लासेस मिलके एक को बना रही हैं, या एक क्लास 3 क्लासों से एग्रीगेट हो रही है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो हमने उनको डिवाइड कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया, जिसमें ये समझाया जाता है कि जो ए की प्रॉपर्टीज हैं वो बी भी होल्ड करता है। क्लासिफिकेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इनहेरिटेंस की एक फॉर्म। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है एक आपके पास पेरेंट क्लास है, दूसरी चाइल्ड क्लास है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं पेरेंट की, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं पेरेंट की, वो चाइल्ड वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है और उसके साथ उसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि क्लासिफिकेशन में यूज हो रहा है। एग्रीगेशन के अंदर आपको समझ आ गया कि 3 क्लासेस एग्रीगेट हो रही हैं एक क्लास में, या एक क्लास जो है वो मिल रही है 3 क्लासेस से। जनरलाइजेशन क्या है? बी सी डी 3 क्लासेस है, कैन बी जनरलाइज्ड इनटू ए। सो बी इज एन ए, सी इज एन ए, डी इज एन ए। ठीक है। और चौथा आपके पास है स्पेशलाइजेशन। ए कैन बी स्पेशलाइज्ड इनटू बी सी डी, और या ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी डी स्पेशल केस ऑफ ए। ए को आगे हमने क्लासिफाई किया हुआ है, स्पेशलाइज्ड किया हुआ है किसमें? आगे बी सी डी क्लासेस में। ये हम क्लासिफिकेशन एब्स्ट्रक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लास एंड इट्स मेंबर्स। ये क्लास है एम्प्लॉयज की, और उसके मेंबर्स हैं जॉन स्मिथ, शीला पाटिल एंड पीटर वॉन्ग। ये 3 एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, अब वो क्लास है ऊपर किस चीज की? एम्प्लॉयज की क्लास के 3 जो हैं आगे आपके पास सब क्लासेस हैं या उसके मेंबर्स हैं। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब ये हो रहा है ऊपर क्लास है, नीचे वैल्यूज हैं, तो आप इससे ना घबराइएगा कि जी वो तो उस क्लास के इंस्टेंस हैं। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय क्लास का एक इंस्टेंस जॉन स्मिथ है। सो हम ये नीचे लिखी हुई है स्टेटमेंट, एंड इन ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज अ मेंबर ऑफ क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, आगे शायद ये मेंबर हैं, उसके क्लास के मेंबर हैं। हम आगे देखते हैं, आगे की एग्जांपल देखें। ये हमारे पास मंथ है जिसमें हम उसकी इन्यूमरेशन कर सकते हैं, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भाई मंथ एक नहीं होते, मंथ को आगे हम क्लासिफाई करते हैं। 12 नंबर ऑफ मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक। ये हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन है। हम कहते हैं कि जनवरी, फरवरी एटसेट्रा आर ए मेंबर ऑफ क्लास मंथ। ठीक है, आर ए मेंबर ऑफ क्लास मंथ, रिप्रेजेंट मंथ ऑफ रिलेशनशिप। मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है कि मंथ इज अ member of January, या January is a member of month, January is a member of month, February is a member of month. So month जो है an object of class, और ये जो objects हैं, object type है या class है, और ये जो आगे नीचे उसके instances हैं जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, ये आपके पास उस क्लास के members हैं, इनको हम objects भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक क्लासिफिकेशन की दूसरी मिसाल है। हम आगे चलते हैं कि आपके पास जो एंटिटीज हैं सिमिलर, वो एक हायर लेवल कॉन्सेप्ट है आपके पास। जैसे एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉय कलेक्ट ऑल द एम्प्लॉयज इन अ क्लास। तो एक जो एंटिटी एम्प्लॉय की बन रही है उसके अंदर उसके सारे के सारे इंस्टेंसेस हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ए क्लास हैज प्रॉपर्टी कॉल्ड द प्रॉपर्टीज। क्लास प्रॉपर्टी जिस तरीके से हम कहते थे कि एक एंटिटी है और उसकी एट्रीब्यूट्स जो उसके हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरीके से क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्लास की प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। फॉर इंस्टेंस कि जी एवरेज सैलरी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, तो ये एम्प्लॉय क्लास की आगे क्लास प्रॉपर्टीज़ हैं। ईच मेंबर हैज़ अ वैल्यू फॉर ऑन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जो मैं आपको इनहेरिटेंस बता रहा था कि भाई अगर
मंथ आ रहा है तो मंथ की एक जनरल फॉर्म है, बाकी जनवरी फरवरी मार्च उसकी एक स्पेसिफाइड चीज़ें। एम्प्लॉय हो गया तो भाई एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, उसकी सैलरी होगी और उसका एड्रेस होगा, लेकिन हर एम्प्लॉय का वो डिफरेंट होगा। मे बी किसी एम्प्लॉय की कुछ एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो, कोई उसमें मैनेजर हो, कोई जूनियर मैनेजर हो, कोई सीनियर मैनेजर हो। सो इन दैट केस हम कहते हैं कि वो जो क्लास है, मेन क्लास है, उसकी वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करेगा। सो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्लासिफिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम एक क्लास को फर्दर क्लासेस में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास हो गई क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम चलते हैं, जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है एग्रीगेशन का, कि भाई एग्रीगेशन क्या है। defines a new class from a set of classes, defines a new class from a set of classes which are identified as a component of a root class। अच्छा, अब यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहां पर हम कहते हैं कि जी एक कार है, कार के आगे सब पार्ट्स हैं। अब क्लासिफिकेशन में वो उसके सब पार्ट नहीं थे, वो उसको आगे कैटेगराइज कर रहे थे, लेकिन यहां पर कंपोजिशन हो रही है कि भाई एक कार जो है, कार के अंदर चेसिस हो गया, ड्राइव ट्रेन हो गया, अदर सिस्टम और व्हील्स। भाई एक कार किस चीज का नाम है, कार इन चार चीजों का नाम है, ठीक है। एक कंपोनेंट है, ये सारे के सारे कंपोनेंट है किस चीज के, कार के। सो डेफिनेशन आपको समझ आ गई, आइडेंटिफाइज एज ए कंपोनेंट ऑफ रूट क्लास। अब व्हील्स है तो व्हील्स के फिर नीचे अगेन उसकी जो है वो डिवीजन हुई है, जिसको ऊपर एग्रीगेट व्हील्स में करें। सो लिखा हुआ ये है, रूट क्लास है आपके पास कार, ये देखें ये रूट क्लास कार हो गई। कंपोनेंट क्लासेस क्या हो गई आपके पास, चेसिस हो गया, ड्राइव ट्रेन हो गया, अदर सिस्टम और व्हील हो गया। ये आपके पास चार उसके कंपोनेंट्स हैं। सो एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जी एक आपके पास सुपर क्लास है, नीचे उसकी कंपोनेंट क्लासेस हैं। सुपर क्लास क्या है, रूट क्लास है, नीचे उसकी कंपोनेंट क्लासेस है। अब फर्दर अगर आप क्लासिफिकेशन देखें या फर्दर इसकी एग्रीगेशन देखें तो व्हील जो है इसकी कंपोनेंट है टायर, ट्यूब्स और कप हब। सो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि आपके पास जो एक क्लास है वो डिफरेंट क्लासेस से कंपोज हुई है। एक अब क्लासिफिकेशन और एग्रीगेशन में डिफरेंस जब करना है तो मैं इस स्लाइड पे डिफरेंस करता हूं। भाई क्लासिफिकेशन और एग्रीगेशन में डिफरेंस क्या है, मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही डायग्राम में आपके सामने शो करता हूं। ये आपके सामने एक डायग्राम है नजर आ रही है, जिसके अंदर एक क्लास है ऊपर पर्सन की। सो पर्सन क्लास is aggregated from the name class, gender class and the position class. So these three classes are aggregated to the person class. ठीक है, यहां तक आपके पास एग्रीगेशन आ गई। अच्छा, अब एग्रीगेशन के बाद आगे हम देखते हैं कि जी ये राम है, जॉन है, कार्लस है, ये नाम की आगे क्लासिफिकेशन है। Ram, John, Carlos are classified into name. Our name is classification of Ram, John, Carlos. जेंडर की क्लासिफिकेशन मेल फीमेल हो गई, पोजीशन की क्लासिफिकेशन मैनेजर और एम्प्लॉयज हो गई। सो ये आपके पास क्लासिफिकेशन और एग्रीगेशन एक स्लाइड में नजर आ गई। सो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअली वो एग्जिस्ट कैसे करती है और एग्रीगेशन कैसे एग्जिस्ट करती है। सो इन केस अगर मैं इसको दोबारा आपको रिपीट करना चाहूँ तो आपको इस तरीके से मैं रिपीट करूंगा कि जी आपके पास जो एक क्लास है वो जितने भी कंपोनेंट से मिलके बनी है वो उसकी एग्रीगेशन है। एक क्लास जितने कंपोनेंट से मिलके बनी है वो उसकी एग्रीगेशन है, और आगे वो क्लास जो है आगे सब क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है वो उसकी क्लासिफिकेशन है। टू कॉन्टेक्स्ट फॉर द एग्रीगेशन, कार इज एग्रीगेटेड कंपोज्ड ऑफ द चेसिस, ड्राइव ट्रेन एंड अदर सिस्टम, ये कार उससे बनी है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब ये है कि जब मैं कहता हूं कि ये मेरी कार है तो उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे उसकी ऑनरशिप भी चाहिए। सो इट मींस कि मैं कहता हूं कि ये घर मेरा है तो घर भी होना चाहिए फिजिकली, और साथ ही साथ मेरे पास उसके ऑनरशिप भी होनी चाहिए। सो एग्रीगेट टू आर मोर क्लासेस इनटू हायर लेवल कॉन्सेप्ट, इट मे बी कंसीडर्ड ए रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन देम। सो एग्रीगेट
two or more classes into higher level concept, it may be considered as a relationship or association between them. So ये उनके बीच में association भी है और relationship भी है। किस चीज़ का? कि जी एक चीज़ जो है ownership है, ये दो different classes से मिलके बनी है, उनकी मौजूदगी के बगैर जो है ये क्लास एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। Identification identifiers one concept and instance from another concept। हमारे पास जो है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो कंपोज होती है रूम से। सो बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं रूम्स। ये जो एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन का है कि भाई एक जो प्रॉपर्टी है वो किसी की मलकियत तो होगी, प्रॉपर्टी भी होगी, मलकियत भी होगी, तो वो उन दोनों की आइडेंटिफिकेशन होगी। सो इन अ सेम वे हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर रूम्स होंगे, हर रूम बिल्डिंग का भी नाम होगा और उसका नंबर होगा, रूम का भी नाम होगा, उसका नंबर भी होगा। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एग्रीगेशन है बेसिकली ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन से होती है। सो अगर मैं इन दोनों को अभी समराइज करूं और नीचे इनको देखूं कि जनरलाइजेशन कहां पर एग्जिस्ट करती है और आइडेंटिफिकेशन कहां पर एग्जिस्ट करती है। सो प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, अच्छा ये हाइडिंग है, सुपरसीडिंग है अननेसेसरी डिटेल्स so that the higher level concept can be made up of more visible। जो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली इट्स अबाउट द हाइडिंग ऑफ द अननेसेसरी डिटेल्स। देखिए जब आपके पास अननेसेसरी डिटेल्स होंगी इन सम केसेस तो आपके लिए उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर पहले हम उसकी एक सुपर क्लास इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे बहुत सारी डिटेल्स सुपरसीड होती हैं। This enables programmer, designers, etc. to communicate easily and to understand the application data and the functional requirement easily। So इससे हमें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होती है। So one thing is clear कि enhanced TRD जो आप यूज करें it is for the better understanding। So it is not for the employment of object concepts in the relational database। आप इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। Enhanced TRD is not to deploy the same diagram as an object oriented database। It is to about the functional requirement understanding। सो टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन, एग्रीगेशन, इन दोनों पे हमने बात कर ली कि क्लासिफिकेशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है। हमने बात करनी है नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड जनरलाइजेशन। एक और चीज मैंने यहां पर आइडेंटिफिकेशन लिखी। सो क्लासिफिकेशन इज अ मेंबर ऑफ, एग्रीगेशन इज मेड अप ऑफ। ये दोनों में फर्क है जो मैंने पिछली इस स्लाइड में आपको दिखाया था कि क्लासिफिकेशन और एग्रीगेशन में, एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जी आगे क्लास के कंपोनेंट्स हैं एंड द एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जी एक जो क्लास है वो कंपोज्ड ऑफ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड द क्लासिफिकेशन मींस दैट वन क्लास इज फर्दर कैटेगराइज्ड, फर्दर डिवाइड इनटू अदर क्लासेस। सो फिर आपके पास आती है आइडेंटिफिकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय। सो जो आपके पास एक एग्रीगेशन की एक जो क्लास होगी वो आपकी आइडेंटिफिकेशन देगी। कॉम्पोजिशन क्या है, इज मेड अप ऑफ, इज कंपोज्ड ऑफ। ये एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन तकरीबन मिलती जुलती है। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन मिलती जुलती है। कॉम्पोजिशन में भी वही हम चीज डिस्कस करते हैं, एग्रीगेशन में भी वही डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास है लास्ट कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ईजा रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन ईजा। और कॉमनली जब हम इसको डिस्कस करते हैं ये सारे रिलेशनशिप हम इसको ईजा रिलेशनशिप कहते हैं। और ईजा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पास जो नोटेशन है, लेट मी ड्रॉ दैट नोटेशन, आपने शायद वो देखी भी हो। तो इस तरीके से हम जो है वो ईजा रिलेशनशिप को हम ड्रॉ करते हैं, ईजा, उसके अंदर हम ईजा लिख देते हैं। तो जहां पर आपके पास ISA ईजा रिलेशनशिप लिखा हुआ होगा तो आपने अंडरस्टैंडिंग यही लेनी है कि ये जो है आपके पास इनहैंस्ड ERD की फॉर्म लिखी हुई है। सो अब हम जाते हैं अबाउट द कोऑर्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। ये चीजें कुछ हमने डिस्कस की थी। कोऑर्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। आज हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम इन द फॉर्म ऑफ इनहैंस्ड ERD हम किस तरीके से कोऑर्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को डील करते हैं। कोऑर्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, आपके पास quantification of relationship between two concepts are the classes। A constraint on aggregation,
मतलब क्या है आपके पास, एट अ मिनिमम वन इंस्टेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू एट लीस्ट एन इंस्टेंस ऑफ बी। एट मिनिमम का मतलब ये है आपके पास, जो मिनिमम की डेफिनेशन ये है कि एक इंस्टेंस होगा ए क्लास का, दो क्लासेस इस सारे में बताई हुई है, एक क्लास ए है दूसरी क्लास बी है। सो जब हमारे पास कॉर्डिनैलिटी जो है, जैसे कि यहां पर शो की गई है n1 कॉर्डिनैलिटी है, ठीक है, जब हमारे पास n1 कॉर्डिनैलिटी है तो हम कहते हैं कि हमारे पास मिनिमम 0 भी हो सकती है कॉर्डिनैलिटी। अब मिनिमम 0 कॉर्डिनैलिटी का मतलब यह है कि एक क्लास है, पर्सन की क्लास, जो हमारे पास ए क्लास है, बी क्लास हमारे पास कार की क्लास है, तो ये पॉसिबल है कि एक पर्सन है लेकिन उसके पास कार ना हो। मतलब मिनिमम कॉर्डिनैलिटी एग्जिस्ट करती है कि एक एंटिटी है, उसके अगेंस्ट जो उसकी जो बेस रूट क्लास है, जो उसकी सब क्लास है, सब क्लास में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। सो n1 का मतलब ये है कि जब आपके पास कॉर्डिनैलिटी 1 है, मिनिमम ए बी इज इक्वल टू 1, मिनिमम कॉर्डिनैलिटी। एक कस्टमर है, उसका एक शिपिंग एड्रेस होगा, और बहुत सारे केसेस में मिनिमम कॉर्डिनैलिटी बिटवीन द सुपर क्लास एंड सब क्लास एग्जिस्ट कर सकती है 1। इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट का मतलब यह है कि जी एक क्लास है ए और बी क्लास के साथ जो इसकी एसोसिएशन है वो n नंबर ऑफ टाइम्स तक होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए यहां पर एक इंस्टेंस है, बात हम करें एक इंस्टेंस की, तो एक इंस्टेंस जो है वो कोई एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्टेंस से ही मैच कर सकता है, इनफाइनाइट हम मिनिमम में नहीं बता सकते उसे। n इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब है कि x एक फिगर है जिसका मतलब है फिक्स्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि जी एक जैसे x को बयान किया गया है एज ए 4। सो कार आपके पास एक क्लास है, दूसरी व्हील की क्लास है। भाई एक ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में 4 ही पहिए होंगे, 6 पहिए होंगे तो वो कोई ट्रक होगा या कोई और व्हीकल होगी। तो हमारे पास जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल को हम कहते हैं कि इसके अंदर 4 पहिए होंगे। सो उसकी मिनिमम आपके पास जो कॉर्डिनैलिटी है वो 4 होगी। तो इस तरीके से मिनिमम कॉर्डिनैलिटी एग्जिस्ट आपकी इस तरीके से करती है। अब हम जाते हैं मैक्स कॉर्डिनैलिटी पे। हमारे पास एक क्लास है, एट मैक्सिमम वन इंस्टेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू एट मोस्ट एन इंस्टेंस ऑफ बी। अब एक इंस्टेंस ऑफ ए का वो हम कह रहे थे पिछली स्लाइड में, हमने ये कहा था एट लीस्ट कि जो मिनिमम वो कितने से, भाई एक कार जो है उसके 4 तो होने चाहिए, एक कस्टमर है उसका एक शिपिंग एड्रेस तो होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम n0 ए और बी के दरमियान 0 डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये अराइज ही नहीं होती कि 0 तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती बिटवीन टू क्लासेस जो कॉर्डिनैलिटी है। n इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम जो है आपके पास, भाई एक कस्टमर है उसको आपने डिलीवरी देनी है तो मिनिमम भी एक एड्रेस होगा, मैक्सिमम भी एक एड्रेस होगा। सो उसकी मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी आपके पास 1 होगी। दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास जो इनफाइनाइट है, n आपके पास एक क्लास, n नंबर ऑफ इनफाइनाइट है, ए बी क्लासेस हैं, एक कस्टमर है वो आपके पास हजारों ऑर्डर दे सकता है। सो मैक्सिमम लेवल पे इनफाइनाइट की कॉर्डिनैलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मिनिमम पे इनफाइनाइट की कॉर्डिनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फिक्स का मतलब ये है, और फिक्स यहां पर भी एग्जिस्ट करती है। एक स्टूडेंट है वो एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 6 कोर्सेज ले सकते हैं। सो ये मिन और मैक्स कॉर्डिनैलिटी थी जो इस तरीके से आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगले लेक्चर में हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हम पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स की एक चीज है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर को क्लोज करेंगे। मिनिमम कॉर्डिनैलिटी ए बी ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, मिनिमम कॉर्डिनैलिटी 1 मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, 0 का मतलब है नो पार्टिसिपेशन। जब एक रेंज में आ गया तो रेंज कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक कार है तो उसके 4 पहिए होंगे, एक स्टूडेंट है तो मैक्सिमम 6 कोर्सेज में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स को सेम जिस तरीके से हम ईआरडी में डिस्कस करते हैं वैसे हम इनहैंस्ड ईआरडी में डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी जो टॉपिक है इनहैंस्ड ईआरडी का, इसे ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम कुछ एग्जांपल के थ्रू और इसकी नोटेशंस भी देखेंगे, नोटेशंस किस तरीके से हैं, और फिर हम उस पर डिटेल डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। सो अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूं तो आज के लेक्चर हमने इंट्रोड्यूस किया इनहैंस्ड ईआरडी क्या है। एक चीज मैं अगेन क्लियर कर दूं, इनहैंस्ड ईआरडी इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस ओनली, कि सिंप्लीफिकेशन है कॉम्प्लेक्स रिलेशन की थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? दैट आर द क्लासिफिकेशन, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, हमने उसमें से 2 कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमने क्लासिफिकेशन और एग्रीगेशन पढ़े और हमने उनको देखा, और उसके बाद हमने कॉर्डिनैलिटी देखी कि कॉर्डिनैलिटी क्या होती है। कॉर्डिनैलिटी का मतलब ये है कि जी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के कितने एंटिटी से एसोसिएटेड है, मिनिमम और मैक्सिमम। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के कितने ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, मिनिमम और मैक्सिमम।
और उससे पहले जो हमने चीज़ देखी थी वो हमारी ईआरडी से कंसर्न थी। अबाउट द ईआरडी हमने देखा कि अगर आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग से ईआरडी बनाई जाए, मैं आपको एक इंटरफेस दे दूं, मैं कहूँ कि इससे ईआरडी बनाओ, तो आपने एक्सटर्नल स्कीमा को देख के ईआरडी नहीं बनानी। एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ आपने जब इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने इन तीनों चीज़ों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस रखना है। I gave this assignment to the students of my class, and when I saw their solutions, many of them are designing on the wrong pattern. So बाज़ वक़्त आपके पास कोई प्रोटोटाइप दे देते हैं और कहते हैं जी इस प्रोटोटाइप से आप बना के दिखाएं। इन दैट केस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपके पास कोई एक इंटरफेस हो या प्रोटोटाइप हो तो आपने उस प्रोटोटाइप से डेटा का मॉडल कैसे बनाना है। सो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और एक और चीज़, मुझे अपने यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स हैं उससे व्यूज़ से पता चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर में इतना सीरियसली नहीं सुन रहे। ये जो आपके पास टॉपिक था ईआरडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर इन लेक्चर्स को सुने। और इसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे। 2 टॉपिक्स अगर आपको आ जाएं तो आप इस फील्ड में कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।